हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेयर यू टू डेथ का एपिसोड 2। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि तार के हाथ में एक एनवेलप है और उस पे उसका नाम और उसके साथ ही ट्रुथ और डेयर लिखा हुआ है। पहले तो वो उसको टेबल पे रख देता है, लेकिन जब वो एनवेलप खोलता है और उसमें देखता है कि उसके ही ग्रुप की एक फोटो है जिसमें सभी के चेहरे मार्क किए गए हैं और काटे गए हैं, और ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फिर एक बॉक्स के अंदर वो सारी चीज़ों को रख के कबर्ड के ऊपर रख देता है। और फिर उसके बाद वो चैम्प को कॉल करता है और उसके ऊपर भड़क रहा होता है कि तुमने ये क्या किया है, ये कैसा लेटर भेजा है मुझे, तुम आखिर क्या करना चाहते हो। जिस पे चैम्प कह रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो तार, और उसके बाद वो कॉल रख देता है। वहीं दूसरी तरफ हम कामिन को देखते हैं जो फोटोज़ को एनालाइज कर रहा होता है जो इंसिडेंट पे ली गई थी, और सामने एक ऑफिसर बैठी होती हैं जो ब्रीफ कर रही होती हैं और बता रही होती हैं कि एक स्पेसिफिक ड्रग इन सभी की क्लासेस में पाया गया है, और वही इसका रीज़न था कि ये सभी लोग वहाँ पे ब्लैक आउट हो गए। जिस पे कामिन पूछते हैं कि इन सातों बच्चों के अलावा किसी और का फिंगरप्रिंट मिला, जिस पे वो बताती हैं कि नहीं। लेकिन उसके बाद भी जेड कहते हैं मुझे ये एक मर्डर लग रहा है। जिस पे कामिन बोलते हैं कि इतने जल्दी कंक्लूजन पे पहुंचना सही नहीं है, अभी ऑटोप्सी रिपोर्ट तो आ जाने दो। जिस पे जेड उन्हें टीज करके कह रहे होते हैं कि मैं तो बस एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। उसके बाद कामिन उस फाइल को देख रहे होते हैं और वहीं पे जेड यॉन कर रहे होते हैं, जिस पे कामिन बोलते हैं कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम एक नैप ले लो। तो ये सुनकर जेड कहते हैं हाँ ठीक है, और ये सुनकर कामिन उन्हें घूर रहे होते हैं, जिस पे जेड कहते हैं कि आप मुझे घूर क्यों रहे हैं। जिस पे कामिन कहते हैं कि तुम्हें सार्काज्म समझ नहीं आता है क्या, और अभी तो ये वर्किंग आ रहा है तो तुम्हें सोना क्यों है, तुम्हें तार के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो जेड उन्हीं की डेस्क पे बैठ जाते हैं और उन्हीं के कॉल से पाई को कॉल करके कहते हैं कि मुझे एक लड़के तार के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और साथ ही आप ये भी पता करिए कि क्या इस एरिया में कोई ड्रग डीलर एक्टिव है। जेड कॉल रखने के बाद कामिन से कहते हैं कि अब तो मैं सो सकता हूँ। जिस पे कामिन कहते हैं कि तो तुम्हें बस मुंह चलाने आता है। जिस पे जेड कहते हैं कि इसको टीम वर्क कहते हैं। और ऐसा कहते हुए वो कामिन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और उनके फेस के जस्ट सामने आके कहते हैं कि अगर मेरे मुंह चलाने से कुछ हो सकता है तो क्यों नहीं। तभी कामिन को कॉल आता है कि हमारे पास ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। उसके बाद वो जेड से कहते हैं कि अगर तुम्हें रिपोर्ट के बारे में सुनना है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, नहीं तो तुम सो सकते हो। और उसके बाद भी जेड उन्हें टीज करने के लिए उनसे एकदम बहुत क्लोज होकर उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। और कामिन समझ जाते हैं और उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि तुम खुद से ड्राइव करके आओ, क्योंकि मैं मरना पसंद करूंगा पर तुम्हारे साथ राइड पे तो नहीं जाऊंगा। लेकिन जेड तब भी नहीं मानते हैं और उसके बाद भी उन्हें टीज कर रहे होते हैं कि आपको पता है ये साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है और अगर हम दोनों ड्राइव करेंगे तो अर्थ को बहुत नुकसान होगा। वो बस ये सब इसलिए कह रहे होते हैं ताकि वो कामिन के साथ वहाँ जा सके। उसके बाद जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो डॉक्टर उन्हें बता रहे होते हैं कि फाई के बॉडी में 3 सब्सटेंस मिले हैं। और उसी टाइम पे जेड फाइल पढ़ रहे होते हैं और उसमें कॉज ऑफ डेथ हार्ट फेलियर लिखा होता है। और उसके बाद वो डॉक्टर से पूछते हैं, जिस पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि फाई के आर्म पे रिडल मार्क मिला है, जिसका मतलब है कि ये तीनों सब्सटेंस उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया था उसके मरने से ठीक पहले। जिस पे कामिन बोलते हैं तो इसका मतलब है कि किलर ने उन ड्रग्स को फाई के बॉडी में इंजेक्ट किया। जिस पे डॉक्टर बताता है कि हाँ, उसका एक्सेसिव डोज होने की वजह से फाई की मौत हुई है, और मेरा कंक्लूजन ये है कि उसका मर्डर हुआ है। और टाइम ऑफ डेथ 12:15 से 1 बजे के बीच में है। जिस पे जेड बोलते हैं कि और उसके बाद उन लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया। जिस पे वो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, हमें जैसे कॉल मिला हम निकल गए। जिस पे कामिन उस डॉक्टर से बोलते हैं लेकिन आप तो फॉरेंसिक डॉक्टर हो। जिस पे डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, हमारे पास स्टाफ कम है, और उस दिन जब उस लड़की ने कॉल किया तो मैंने पर्सनली बात करी थी। जिस पे जेड कहते हैं कि क्या लड़की ने कॉल किया था। जिस पे वो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ। उसके बाद जेड और कामिन लिफ्ट में होते हैं तो कामिन सोच रहे होते हैं, साथ ही वो जेड से पूछते हैं कि तो आखिर एम्बुलेंस को कॉल किसने किया। जहरीन ने तो बोला था कि टोंकला ने कॉल किया है। जिस पे जेड बोलते हैं कि शायद वो लोग कंफ्यूज हो गए थे और गलती से गलत स्टेटमेंट दे दिया। जिस पे कामिन सोचते हुए बोलते हैं कि गलती से दिया या फिर वो हमें मिसलीड कर रहे हैं। तभी जेड के पास एक ऑफिसर का मैसेज आता है और उसके बाद वो कामिन को बताते हैं कि हम अभी भी तार से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिसके बाद कामिन बोलते हैं कि अगर हमें ये जानना है कि ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं तो शेरिन के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा। इधर हम जेरी को देखते हैं जो कॉल पे किसी से बात कर रही होती है और उससे इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछ रही होती है, और साथ ही कह रही होती है कि शाम में मिलते हैं। और उधर तार बार बार चैम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे कॉल कर रहा होता है,
मैसेज कर रहा होता है। और फिर हम शेरीन और चैम को देखते हैं जो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, और वो बताती है कि मुझे पुलिस ने कांटेक्ट किया था और वो लोग मिलने आ रहे हैं। जिस पे चैम उससे पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, जिस पे वो बताती है पता नहीं, बस उन्होंने मुझे वेट करने बोला। और फिर वो बहुत ही प्यार से चैम से कह रही होती है कि क्या तुम्हारे डैड हमारी हेल्प नहीं कर सकते, जिस पर चैम बोलता है कि अगर तुमने कुछ किया नहीं तो तुम्हें डर कैसा। फिर उसके बाद वो फ़ोन देखता है तो फ़ोन पे तार का मैसेज आया होता है। और जब शेरिन पूछती है तो वो बताता है कि पता नहीं इसे क्या हुआ है, सुबह मैं किसी लेटर के बारे में बात कर रहा था और बस मुझे गाली दे रहा था और बोल रहा था कि बार के सामने उसे मिलूं। बस वो लगातार किसी ट्रूथ और डेयर के बारे में बात कर रहा था कि उसे कुछ मिला है, लेटर, ट्रूथ एंड डेयर, यही सब। वो लोग वॉक करते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर जेड और कामिन आ जाते हैं उनके पीछे। और फिर उन्हें देखकर चैम बोलता है कि ऑफिसर, क्या आपको मेरे फ्रेंड से दिक्कत है, आपने उसे रुकने बोला। जिस पर जेड थोड़ा अग्रेसिव होकर बोलते हैं कि हमने सिर्फ कोऑपरेशन के लिए बोला है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है। और फिर उस टाइम पे उन्हें कामिन रोकते हैं। और उसके बाद कामिन बोलते हैं कि मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि एम्बुलेंस को कॉल किसने किया था, जिस पर शरीर तुरंत बोलती है कि डॉक्टर ने किया था। जिस पर कामिन बोलते हैं कि डॉक्टर ने हमें बताया कि किसी फीमेल ने उन्हें कॉल किया था और जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया वो तुम ही थी। जिस पर चैम बीच में घुसते हुए बोलता है कि हो सकता है हम कंफ्यूज हो गए हों और इससे क्या ही फर्क पड़ता है, किया तो हमारे फ्रेंड नहीं है ना कॉल। जिस पर जेड थोड़ा गुस्सा होकर बोल रहे होते हैं कि उस दिन तुम लोग कंफ्यूज थे, हमें समझ आता है, लेकिन आज भी तुम लोग सही से नहीं सोच पा रहे हो। जिस पर शरीन सॉरी बोलते हुए कहती है कि मैं कंफ्यूज हो गई थी। जिस पर जेड फिर से बोलते हैं कि इसके अलावा क्या ऐसा कुछ है जो तुम लोग ने हमें नहीं बताया हो। और साथ ही ये भी पूछते हैं कि क्या तुम दोनों में से किसी ने तार को कांटेक्ट किया। जिस पर चैप पूछता है तार, अब उसने क्या कर दिया। जिस पे कामिन उन दोनों को वार्न करते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने कुछ भी किया है तो मैं तुम्हारे पापा या उनकी पावर से नहीं डरूंगा और तुम दोनों के अगेंस्ट प्रॉपर स्टेप लूंगा। जिस पे श्याम कहता है मुझे सच में नहीं पता कि तार किस बारे में बात कर रहा था, बस वो बार बार किसी लेटर के बारे में बात कर रहा था, कुछ ट्रूथ एंड डेयर जैसा लेटर। जिस पे कामिन बोलते हैं कि हमें साफ साफ बताओ और अगर नहीं बता सकते हो तो हम तुम्हें क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन ले चलेंगे। जिस पे चैम बोलता है कि मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, तार भले ही आपको ऐसा लगता है कि वो सीधा साधा लड़का है, पर वो बहुत बड़ा वुमनाइजर है। वो उन्हें ट्यूशन देने का नाटक करता है, फिर उसके बाद उन्हें होटल लेके जाता है, और अगर कभी ऐसा होता है कि उनमें से कोई मना करती है तो उन्हें ड्रग देता है और उन सभी को सीक्रेटली रिकॉर्ड करता है। और ये सारी चीज़ें उसने खुद कन्फेस करी हैं, वो जब भी नशे में होता है। कामिन चैम की सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उसके बाद चैम बताता है आज तार ने मुझे बार के बाहर बुलाया था लेकिन मैं नहीं गया। जिस पर कामिन उससे बार का नाम पूछते हैं और वो बताता है ड्रिंक मी, और बताता है कि एवेंजर्स के लिए वो रेगुलर प्लेस है। जेड और कामिन उठ के वहाँ से जा रहे होते हैं तो चैम्प उन्हें रोकते हुए कहता है हमने अब आपको सब कुछ बता दिया, इसका मतलब हम तो सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर हुए। जिस पे कामिन बोलते हैं ये इतना इजी नहीं है। और जेड आगे बोलते हैं कि हमने तो सिर्फ आज इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करी हैं और इसका ये मतलब कहीं से नहीं बनता है कि तुम दोनों अब सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर हो। लेकिन हाँ, अगर तुम दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जेड और कामिन वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाहर आकर जेड कामिन से कह रहे होते हैं कि क्या तुमने नोटिस किया, उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। जिस पे कामिन कहते हैं शायद यही वजह है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के मरने के बाद भी बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रहा था। जिस पे जेड कह रहे होते हैं कि क्या उसके पॉलिटिशियन बाप ने उसे कुछ समझाया नहीं, थोड़ा सा नाटक ही कर लेता दुखी होने का। कामिन अपने नोट्स में मेंशन करते हैं कि चैम्प एंड शेरीन सीक्रेट रिलेशनशिप। इधर तार को बार के अंदर देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है और शायद चैम्प को बार बार मैसेज कर रहा होता है, तो उसके बगल में उसका एक दोस्त बैठा होता है और कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड हो, वो सामने देखो ना वो लड़की कितनी ज़्यादा सुंदर है, उसे लेकर अपना स्ट्रेस कम कर लो। जिस पे तार हाँ बोलता है तो उसका दोस्त उस लड़की के पास जाकर कहता है कि मेरा फ्रेंड तुम में इंटरेस्टेड है। और नेक्स्ट सीन में तार और उस लड़की को इंटीमेट होते हुए हम देखते हैं, जहाँ पर वो लड़की उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे पास प्रोटेक्शन है। जिस पे तार बोलता है कि नहीं, तो वो लड़की बोलती है कि अगर नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिस पे तार उसे 30,000 देते हुए कहता है और तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जिस पे वो बोलती है बात पैसों की नहीं, बात सेफ्टी की है। और उसके बाद वो पैसे लेते हुए कहती है मैं लेके आती हूँ। और उसके जाने के बाद तार पे पीछे से कोई हमला करता है।
जिसके बाद तार ज़मीन पे गिर जाता है और हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है और बार बार पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। और उसके बाद वो आदमी तार के पैर पे भी हमला करता है, लेकिन म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड होने की वजह से किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। और उसके बाद वो आदमी अपने पास से ड्रग का एक पैकेट निकालता है और उसको ज़बरदस्ती तार को खिलाता है, ये पूरे फेस पे लगाते हुए। जिसके बाद जब तार थोड़ा अनकॉन्शियस हो रहा होता है तब वो उससे पूछता है ट्रुथ और डेयर, और एक रॉड सीधा तार के हाथ में घुसा देता है और तार चिल्लाकर कहता है ट्रुथ। जिस पे वो आदमी पूछता है कि क्या तुमने फाई के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी? तो तार कहता है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिस पे मास्क वाला आदमी कहता है लास्ट चांस। तो तार डर कर बोलता है हाँ, मैंने ही किया था। और इतना सुनने के बाद वो आदमी अपने पास से एक कार्ड निकालता है जिस पे ट्रुथ लिखा होता है, और ये देखने के बाद तार बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। और उसके बाद वो आदमी अपने पास से एक दूसरी रॉड निकालता है और उस कार्ड को उसके चेस्ट पर रख कर उस रॉड को उसके चेस्ट के आर पार कर देता है। इधर जेड और कामिन को हम बार के बाहर देखते हैं, जहाँ पर जेड कामिन से कह रहा होता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही टाइट सूट पहना है। जिस पर कामिन बोलता है तुमसे क्या मतलब? तो जेड बोलता है कि एटलीस्ट अपनी टाई ढीली कर लो, और वो आगे बढ़ रहा होता है कामिन की टाई को लूज़ करने के लिए, लेकिन कामिन उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जेड बोलता है कि मुझ पर भरोसा करो। और उसके बाद वो बहुत ही प्यार से कामिन की नेक टाई निकालता है और उसकी शर्ट की पहली बटन ओपन कर देता है। वो दोनों अंदर जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी कामिन वहाँ पर टोंकला को देखता है, लेकिन जेड के बुलाने पे कामिन जेड के साथ अंदर चला जाता है। चारों तरफ चेक करने के बाद कामिन जेड से पूछता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, क्या तुमने ठीक से चेक किया है? जिस पर जेड बोलता है कि मैं भी तो आपके साथ आया हूँ, मुझे यहाँ का हर कोना थोड़ी ना पता है। और तभी एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जेड और कामिन उस तरफ जाते हैं और जेड उस लड़की को शांत कराते हुए कहते हैं कि क्या हुआ। वो लड़की सिर्फ अंदर की तरफ इशारा करती है। फिर जेड और कामिन जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे तार की बॉडी देखते हैं। उसके दोनों हाथ और पैर पे रॉड लगी हुई थी और चेस्ट पे ट्रुथ के साथ एक रॉड घुसी हुई थी। जेड चेक करते हैं और बताते हैं कि वो मर गया है। फिर कामिन बाहर आकर टुंकला से पूछ रहे होते हैं, जिसपे वो बताता है कि मैं तार के साथ नहीं आया था, मैं उससे मिला भी नहीं। तो कामिन उससे पूछते हैं फिर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? जिसपे वो बोलता है कि मैं यहाँ ड्रिंक करने आया था अपने दूसरे दोस्तों के साथ। उसके बाद कामिन उससे ट्रुथ और डेयर लेटर के बारे में पूछते हैं। तो वो बोलता है कि क्या ट्रुथ और डेयर, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। इधर जेड उस लड़की को कंफर्ट करते हुए पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था। जिसपे वो बताती है कि मैं बस प्रोटेक्शन लेने बाहर गई थी। तो जेड बोलते हैं उसमें तुम्हें 30 मिनट लगे? जिसपे वो बताती है कि पहले मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, उसके पास नहीं था तो मैं बाहर शॉप पे से खरीदने गई। जिसपे जेड पूछते हैं कि क्या जब तुम वापस आई तो तुमने वहाँ पे किसी को देखा? तो बोलती है नहीं। फिर जेड और कामिन कार के पास खड़े होते हैं तो कामिन बोलते हैं कि सबसे नियरेस्ट शॉप 800 मीटर दूर है, इसका मतलब वो लड़की झूठ नहीं बोल रही है। तो जेड बोलते हैं क्या पता। फिर उसके बाद कामिन उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने सीसीटीवी चेक किया? जिस पे जेड बताते हैं कि वो एक ब्लाइंड स्पॉट था, और दूसरी बात उसके बाहर जो सीसीटीवी था वो कल से ही काम नहीं कर रहा। तो कामिन बोलते हैं कि हमें कुछ तो अलग सोचना पड़ेगा, हम ऐसे उसे अपने से एक कदम आगे नहीं रहने दे सकते। तो जेड बोलते हैं पर आज तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अभी वापस जाना चाहिए। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिस पे कामिन बोलते हैं मुझे यूनिट पर ड्रॉप कर दो। तो जेड बोलते हैं इस तरह से तो तुम मर जाओगे। जिस पे कामिन बोलते हैं वो मेरा प्रॉब्लम है। और उसके बाद वो जेड से अपने कार की कीज मांग रहे होते हैं। तो जेड कीज करने के लिए वो कीज अपने पॉकेट में रख लेते हैं और कहते हैं अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। तो कामिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जेड कहते हैं कि अरे आराम से, आप देखिए कहीं कुछ गलत जगह तो नहीं छू रहे हैं। जिस पे कामिन कहते हैं कि तुम्हें कुछ शर्म नहीं है, तुम्हें प्रोफेशनल एथिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं तुम्हारे अंदर। जिस पे जेड कहते हैं कि सुबह से आप बहुत ज़्यादा टेंस थे, तो अभी मैं बस आपको थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो दोनों कार के अंदर होते हैं तो जेड कहते हैं कि मैंने अपना मन बदल लिया है, अब हम पहले आपके होटल जाएंगे, आपकी चीज़ों को पैक करेंगे। तो कामिन कहते हैं वो क्यों? और जेड बिना कुछ बोले उन्हें टीज करने के लिए उनके एकदम करीब आके सीट बेल्ट लगा रहे होते हैं उनकी, और उसके बाद अपनी भी। उसके बाद हम उन दोनों को होटल में देखते हैं, जहाँ पर जेड एक सोफे पे बैठे होते हैं और कामिन एक सूटकेस के साथ आते हैं। ये देखकर जेड कहते हैं बस इतना सा सामान, आप बस यही लेके आ रहे हो? तो कामिन कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कितने दिन रुकने वाला हूँ, तो क्या मैं पूरा घर ही लेके चलूँगा? जिस पर जेड कहते हैं कि मुझ पर भरोसा करिए, मुझे पता है मैं जहाँ आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, आपको अच्छी प्राइवेसी मिलेगी। और ऐसे कहते हुए वो कामिन के हाथ से सूटकेस ले लेते हैं और कहते हैं चलिए।
और उसके बाद हम उन दोनों को जेड के घर पे देखते हैं। तो कामिन बोलते हैं ये कैसा मजाक है, तुम मुझे अपने घर लेके आए, मैं वापस जा रहा हूँ, मेरा बैग वापस करो। तो जेड कहते हैं कि काफ़ी रात हो चुकी है, बाहर सेफ भी नहीं है और आप होटल में सो भी नहीं पाते हो, आज आप यहाँ रुक जाओ। जिस पे कामिन बोलते हैं और अगर मैं यहाँ भी नहीं सो पाया तो बोलते हैं ठीक है, तो कल आप वापस चले जाना। और उसके बाद जेड ताली बजाता है और उसके सामने जे आता है और जेड से बैग लेते हुए वो कामिन से कहता है जे और जेड गेस्ट हाउस में आपका स्वागत है। जो देखकर कामिन कहते हैं तो तुम भी इसका पार्ट थे। जिसमें जे कहता है कि हमें रेंट स्प्लिट करना था और आपका रूम सेकंड फ्लोर पे रेडी है। और उसके बाद जेड बोलता है जहाँ तक बात रेंट की है तो जो आप होटल में देते थे मैं उसका हाफ चार्ज करूँगा, वैसे आप वहाँ पर कितना दे रहे थे। जिस पर कामिन इतना बड़ा अमाउंट बोलते हैं कि 180,000 कि दोनों भाई सोच में पड़ जाते हैं। और उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि लेकिन हम आपको एक फ्रेंडली प्राइस देते हैं अप्रॉक्स 40,000, तो फिर इस तरह से कल आप अपना सारा सामान लेके आ सकते हैं। जिस पे कामिन बोलते हैं अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है और आज की रात ट्रायल नाइट होगी और मैं कंडीशंस के साथ यहाँ रहकर देखूंगा पहले। और हाँ, फ्री ब्रेकफास्ट, फ्री वाईफाई प्लस नो सर्विस चार्ज, और मुझे जब भी कुछ गड़बड़ लगेगा मैं उसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। जिसपे जेड बोलते हैं कि यहाँ पे आप टीनेंट हो, इंस्पेक्टर नहीं, तो इस तरह से ऑर्डर्स मत दो मुझे। जिस पे कामन बोलते हैं कि मुझे एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, आजकल बहुत सारे स्कैमर्स घूम रहे हैं। जेड बोलते हैं ठीक है, लेकिन आपने कुछ खाया नहीं है तो आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो कामन बोलते हैं मुझे भूख नहीं है, मैं काम करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ भी जेड उनको टीज करते हुए देख रहे होते हैं। उसको कहते हैं कि क्यों ना कुछ सिंपल से शुरू किया जाए। और उसके बाद जे की तरफ देखकर बोल रहे होते हैं कि शेफ जे, आज मेनू में क्या है। और उसके बाद जे इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन देता है कि कामन बोलते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। और उसके बाद जेड जे की तरफ देख के कहता है ये क्या है। जिसमें जे बोलता है कि स्पाइसी फर्मेंटेड राइस है और नूडल सैलड है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम जेड को देखते हैं जो डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट अच्छे से लगा रहा होता है और तभी वहाँ पर कामिन आता है जो पूरी तरह से रेडी होता है। और उसे देख कर जेड कहता है कि सर आपका ब्रेकफास्ट, माफ़ कीजिएगा मैं ढंग से फॉर्मली तैयार नहीं हूँ, वो आपके लिए सुबह जल्दी उठना था ना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ऐसा कहते हुए वो अपनी टॉवल खोल देता है। तो कामिन दूसरी साइड देखने लगता है जिस पे जेड कहता है लेकिन मैंने पैंट्स पहने हैं और आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। जेड यहाँ पे कामिन के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तो कामिन कहता है कि मैं आज ही यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पे जेड कहता है कि अरे आपने अभी तो रेंटल एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया है, और प्लीज़ बैठिए ब्रेकफास्ट करिए। फिर जेड प्रॉपर तैयार होके कामिन के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और तभी वहाँ पे जे आता है। उसको बुलाते हुए जेड कहता है कि क्या तुमने तार के बारे में सुना। जिस पे जे कहता है कि वैसे हम ज़्यादा क्लोज नहीं थे, तार सबसे ज़्यादा क्लोज चैम्प के था। और तभी कामिन उससे पूछता है कि तुम ये बताओ कि क्या तार और तुंगला बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो जे सोचते हुए कहता है कि नहीं, मैंने उन्हें कभी भी साथ में कहीं नहीं देखा। तो कामिन बोलते हैं कि क्या ड्रिंक में पे भी नहीं। जिस पे जे बोलता है कि नहीं, टोंकला हमेशा ये कहता था कि वो जगह एक्सपेंसिव है और वहाँ के ड्रिंक्स भी अच्छे नहीं हैं। उसके बाद जे वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद जेड कामिन से कहता है कि अगर टोंकला को ड्रिंक में पसंद नहीं था तो वहाँ पे वो क्या कर रहा था। इधर कैंपस में वो सारे दोस्त बैठे होते हैं तो शेरिन कह रही होती है कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो टाइम जे से पूछता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ बताया है। जिसमें जे बोलता है कि बस वो लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। जिसपे टोंकला कहता है कि क्या तुमने उन्हें कुछ बताया। तो जे कहता है नहीं। तभी चैम्प बोलता है कि क्या तुम में से किसी ने ट्रूथ और डेयर लेटर के बारे में सुना है। जिसपे टोंकला बोलता है कि ये क्या है, वो कॉप्स भी मुझसे इस बारे में पूछ रहे थे। तो चैम्प बोलता है कॉप्स, वो तुम्हें कहाँ मिले। तो टोंकला कहता है कि मैं बस ड्रिंक मी की तरफ से गुजर रहा था वहीं। तो श्याम बोलता है तुम वहाँ क्या कर रहे थे। जिसका जवाब टोंकला नहीं देता और उठकर वहाँ से चला जाता है। इधर जेड और कामिन तार के घर पर जाते हैं। फिर उसके बाद उसके रूम को अच्छे से चेक कर रहे होते हैं और तभी कामिन को उसके लैपटॉप पे कुछ फोटोज मिलती हैं जो वो जेड को दिखाता है, जिसमें कुछ लड़कियों की सोते हुए फोटोज थी। जो देख के जेड बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि किलर ने अगर ऐसा किया है तो सही ही किया होगा। जिस पर कामिन बोलता है कि किसी ने कितना भी गंदा काम क्यों ना किया हो, पर ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और उसके बाद वो जेड से पूछता है कि क्या तुम्हें लेटर मिला। जिस पर जेड कहता है कि तार की मॉम ने कहा था कि वो बहुत जल्दबाजी में निकला था, इसका मतलब है लेटर यहीं कहीं है। थोड़ी देर और ढूंढने के बाद जेड को वो एनवेलप मिलता है। फिर वो उसे कामिन को देता है। कामिन जब उसे खोलता है तो उसमें कुछ फोटोग्राफ्स होती हैं, कुछ लड़कियों की, और फिर उसके बाद एक फोटोग्राफ होती है जिसमें उन सभी दोस्तों के फेसेस को कट किया गया रहता है।
वो देख के कामिन कहता है कि ये कोई सिंपल मर्डर केस नहीं है, इस पूरे ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, ये कोई सीरियल किलर है। वहीं दूसरी तरफ टोंकला को देखते हैं जिसके हाथ में कुछ फोटोज होती हैं और उनमें से एक फोटो सेम वैसी ही होती है जो तार के घर पे मिली थी पूरे ग्रुप की, और उन सभी के चेहरे मार्क करके कटे हुए थे। और उसके हाथ में 2 कार्ड होता है जिसपे लिखा होता है ट्रुथ और डेयर, और एक कार्ड पे शिरीन और बेल का नाम लिखा होता है और दूसरे पे लिखा होता है कि तुम्हें पता था कि उन्होंने क्या किया है लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें पैसे दिए थे। इधर जेड जे के पास कॉल करता है और कहता है कि जे स्मार्ट मत बनो, तुम बताओ क्या तुम्हें कोई लेटर मिला है। जिस पे जेड बोलता है कि तुम ऑब्सेस्ड हो क्या लेटर से, मुझे कोई लेटर नहीं मिला है, और कॉल काट देता है। जेड को इतना ज्यादा परेशान देखकर कामिन उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि तुम्हारा भाई अगला नहीं है। तो जेड कहता है कि वो ऐसा इंसान है कि कभी भी वो अगला शिकार हो सकता है, मुझे खुद देखना पड़ेगा। तो कामिन उसे रिलैक्स करके कहता है किलर यही चाहता है, और अभी ज़रूरी ये है कि जे की सेफ्टी के लिए हम उसे अपने सामने रखें। जे थोड़ी देर कामिन की तरफ सिर्फ देखता है, उसके बाद कहता है कि क्या आपको सच में लगता है हम दोनों इसे रोक सकते हैं। तो कामिन कॉन्फिडेंस के साथ कहता है अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे तो किलर को ज़रूर पकड़ लेंगे। और फिर अपना बैच जेड के सामने करके कहता है कि इसके लिए मैं अपना बैच तक दांव पे लगा सकता हूँ। और फिर बोनस सीन में हम देखते हैं जहाँ पे कामिन शर्टलेस होता है और जेड से पूछ रहा होता है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं और ये क्या है। जिस पे जेड फ्लर्ट करते हुए कहता है कि ये पजामाज हैं और कबर्ड में जो सारे कपड़े हैं उसमें से आप कुछ भी पहन सकते हैं, मैं माइंड नहीं करूँगा, और आपके कपड़े तो मैंने धुल दिए। जिस पे कामिन बोलता है कि मैं अपने कपड़े ही पहनूंगा। तो जेड बोलता है कि मैं ओनर हूँ और वैसे भी होटल में एक कपड़े का 1000 रुपये लेते थे, मैं यहाँ पे 300 रुपये लूँगा। जिस पे कामिन कहता है कि मेरे कपड़ों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, अगर ज़रा सा भी खराब हुआ ना तो मैं 10,000 एक कपड़े का लूँगा। तो जेड बहुत ज़्यादा करीब आके कहता है कि ऐसा नहीं होगा, चाहे तो आप 1 लाख भी चार्ज कर सकते हैं, बस मैं पे बैक अपनी बॉडी से करूँगा। जिस पे कामिन उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं कि वो पूरा नहीं पड़ेगा। और ऐसा कहकर वो अंदर जा ही रहे होते हैं कि जेड उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी, आपकी सभी चीज़ों को हैंडल विद केयर करूँगा मैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।